नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका जेके 24/7 न्यूज और गुलिस्तान न्यूज आप देख रहे हैं। और शाम के 5 बज चुके हैं और यह समय होता है देश के अंदर जो कुछ भी राजनीतिक तौर पर या सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़े मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करने का। आज हम ललकार में सबसे बड़ा इस वक्त का मुद्दा जिसको लेकर राजनीति न केवल दिल्ली के अंदर, देश के विभिन्न राज्यों के अंदर, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है। इस मुद्दे को हमने मुनासिब समझा, जरूरी समझा कि आज इस पर डिस्कस किया जाए। और यह मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, जिसको आप ईवीएम कहते हैं। और किसी एक राज्य के अंदर, किसी एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर नहीं, जहां जहां जब जब जैसे जैसे चुनाव हुए तब तब पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठे। लेकिन सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से। एक एक करके आपके सामने आंकड़े रखेंगे, चारों तरफ की बात होगी। यानी वो राजनीतिक दल जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अब तक सपोर्ट करते रहे, एक वो लोग जो इसका विरोध खुलकर करते रहे, एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो अधिकारी जो एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े पद पर संभाले हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं, उस तरफ भी थोड़ी देर में चलेंगे। और साथ साथ ये बताना जरूरी है कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि ईवीएम को हैक किया जाता है और उसके बाद नतीजों पर इसका प्रभाव होता है। कहीं पर अगर नतीजे बदलने हो, कहीं पर आपको आज के समय में जहां कहीं भी चुनाव हो उसको अगर बदलना हो तो आपके हिसाब से चीजें हो सकती हैं। क्या ये मुमकिन है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि ईवीएम का मुद्दा अब सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। क्योंकि देश में ईवीएम पर सियासत इस वक्त तेज हुई, या उस समय यह मुद्दा फिर से गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को विपक्ष, जिसमें कांग्रेस लीड कर रही है, सबसे पहले उन्होंने एक बार फिर से, ये चौथी बार ऐसा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे पहले कई तरह के अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे इस पर बात कही है, लेकिन ईवीएम को लेकर एक बार फिर से कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम को लेकर जो आरोप लग रहे थे, इनको क्या विपक्ष सिद्ध कर सकेगा या नहीं, उसके पास कंक्लूसिव एविडेंस है या नहीं, इन सब सवालों के जवाब भी मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 24 घंटों के भीतर एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। फ्राइडे, शुक्रवार का दिन होगा जब हम सबके सामने सर्वोच्च अदालत तक यह मामला पहुंचेगा और आप देखेंगे कि ईवीएम पर एक नई बहस जब यहां से शुरू होगी तो विपक्ष की तरफ से जो सवाल अब तक उठाए गए थे उस पर उसको जो आरोप वो लगा रहा है, क्या वो सही है, ये प्रूफ भी करना होगा। लेकिन एक बात और भी आपको बताते चले कि अलग अलग जगहों पर बैठकें भी हुई हैं, एक दौर चला है बैठकों का। दिल्ली के अंदर शरद पवार के साथ जो मुलाकातें पिछले 12 घंटों के दौरान हुई है, उस बैठक में भी यह निर्णय किया गया, जहां पर कांग्रेस के नेता मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जहां पर थे, आम आदमी पार्टी के नेता वहां मौजूद थे। फैसला हुआ उस बैठक में कि जो महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर, हालांकि हरियाणा 8 अक्टूबर के बाद हमने देखा काफी ज्यादा इस मुद्दे को डिस्कस किया गया, लेकिन महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे आने के बाद विधानसभा के चुनाव जिनके नतीजे नवंबर के आखिरी हफ्ते में आए और उसके बाद से जो कुछ हो रहा है, दोनों तरफ से हमने देखा इस पर सबसे ज्यादा हलचल पूरे देश के अंदर। और आज अगर आप गूगल पर भी जाएंगे तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर पिछले 2.5 महीनों के दौरान जो कोई शब्द सर्च किया गया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या ईवीएम है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो अपडेट्स आप तक पहुंचानी है वो साथ साथ आप स्क्रीन पर भी देखेंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ चीजें समझाएंगे। मगर उससे पहले जो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी जा रही है, जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जिसमें सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और आज जब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला हुआ है तो तब बीजेपी ने भी निशाना साधा है कांग्रेस पर। उनके मुताबिक चीजों को इस बार मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, बाकी दलों को साथ लेकर गुमराहकुन बयान दिए जा रहे हैं। इस पर कुछ रिएक्शंस और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। संदेह तब बड़े पैमाने पर हुआ जब लोग कहने लगे कि हमारी पोलिंग पे वोट हमने सब कांग्रेस को दिए और वोट कांग्रेस को कोई नहीं निकला, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है ही। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि जब वो राज्यों के, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह सकता था, वो जब पहले ट्रंप हारे थे कि पुतिन ने हमारा चुनाव हरवा दिया, रूस के उसने अपनी टेक्नोलॉजी से इधर उधर करके, तो ये तो बहुत मामूली चीज है। वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। 5 साल पहले
कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद? कोई जवाब नहीं। क्या चुप्पी से चुनाव आयोग अपने आप को रात की नींद कैसे आती होगी? इन लोग चुप रहना कोई उत्तर होता है क्या? इसलिए इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश में 54 साल 7 महीने शासन में रहने वाली पार्टी की हैसियत से और प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशान करते हैं, हम उठाएंगे, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है, हमें इस देश में पारदर्शी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हम अपनी भी मानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कुछ घटक दलों ने यह तय किया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद, कि विधानसभा के इन चुनावी नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम की प्रणाली को वो सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। अभी अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि ईवीएम का कोई घोटाला था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो ईवीएम बहुत अच्छा था, क्योंकि उनकी ज्यादा सीटें आई, और इस दफा ईवीएम में रिजल्ट्स अलग आया तो ईवीएम को वो सब दोष दे रहे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। सरकार अपनी तरफ से बात रख रही है और दूसरी तरफ से मुद्दा यहां तक पहुंच गया कि संसद के अंदर ही नहीं, सड़कों पर भी बवाल देखने को मिला है। इसमें हमने तरह तरह के आरोप भी देखे हैं और यहां तक बात पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले को घसीटना, इसको भी पूरी न्यायिक या ये जो प्रक्रिया होती है, इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, इसके विपरीत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बताती है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज के समय में इन सवालों के जवाब कई बार दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर हरियाणा में जब चुनाव होने वाले थे तब भी सवाल उठाया गया था और यही प्रश्न पूछा गया जब महाराष्ट्र के अंदर या झारखंड के अंदर चुनाव हो रहे थे, लेकिन अपने ही अंदाज में उन्होंने जवाब दिया और कुछ दावे भी किए। आगे चलकर उस पर भी सवाल पूछने की कोशिश जरूर करेंगे, मगर राजीव कुमार सीईसी क्या इस पर जो आप ऑफिशियल ओपिनियन भी कह सकते हैं चुनाव आयोग का, जरा वो भी आपको दिखाना जरूरी, ताकि ये जो क्लैरिफिकेशन ऑफ थॉट्स है ये बहुत जरूरी है जो आपके सामने रखी जाए। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ इन लास्ट 2 years अगेन वी हैव डन लार्ज नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स। एक एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की लड़ाई यहां तक पहुंच गई है कि आरोप और दूसरी तरफ से उसका जवाब, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असल में है क्या, उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश चुनाव आयोग या अधिकारियों की तरफ से की जाती है। लेकिन कुछ चीजें ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना जरूरी है ताकि इस माध्यम से आप ये समझ पाएं कि वो कौन से देश हैं जहां पर ये मुद्दा जो भारत के अंदर 2024 में 2016 से 24 के दरमियान उठाया गया, ये कौन से ऐसे देश हैं कहीं पर प्रतिबंध लगा, लेकिन वो देश भी जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। कुछ सवाल यहां पर हैं कि वीवीपैट उसके जरिए जो कंपैरिजन करने की कोशिश होती है, मिसमैच होती हैं चीजें, उस पर आगे चलेंगे। लेकिन ईवीएम का इस्तेमाल जिन देशों के अंदर होता है, न केवल भारत इनमें है बल्कि नामीबिया भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, आपके कुछ पड़ोसी देश भी हैं,
केनिया है, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ईवीएम यूज होती है, नाइजीरिया है, रशिया है, मलेशिया और घाना अफ्रीकी देशों के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज के समय में इस्तेमाल होती है और ये वही ईवीएम है जो भारत के अंदर इस्तेमाल होती है। सवाल वहां पर भी उठते हैं, यहां पर भी, लेकिन अगर ये शायद समझा जाए कि आधी अधूरी चीजें यहां पर होती है, बाकी देशों में ठीक है, तो शायद प्रक्रिया पर आधे अधूरे सवाल उठाना वो भी अपने आप में सही नहीं है। एक बात लेकिन ये भी आपको बताना जरूरी है कि वो देश जहां पर बवाल भी हमने मचते हुए देखा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर, भारत के अलावा कई और देश है जहां पर विवाद जरूर होता है लेकिन ईवीएम को हटाने की मांग वहां पर भी होती है और पाबंदी भी ऐसे में कई एक देशों के अंदर सरकारों ने ईवीएम पर लगाई, या वहां का जो इलेक्शन कमीशन था। नॉर्वे इनमें है, ब्राजील है, वेनेजुएला इसमें है, बेल्जियम आपको, कनाडा, रोमानिया, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन या जिसको आप संघ कहते हैं, और फ्रांस, ये वो देश हैं जिसमें आपको कुछ बड़े देश नजर आएंगे जिन्होंने ये फैसला लिया पूरे देश में। जब चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठे या चुनावों के पूरे नतीजों को शक के दायरे में लाया गया तो इस संदेह को दूर करने की कोशिश हुई, इसके बाद पाबंदी आयद कर दी गई और साथ साथ वो देश भी जहां पर ये इस्तेमाल की जाती है वो भी आपके सामने रखी हैं। अब जरा इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। 4 खास मेहमान मेरे साथ इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अविरल मलिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आलोक पांडे साहब हमारे साथ हैं और भारत के अंदर राजनीतिक स्तर पर जो आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं उस पर लगातार हमारे साथ चर्चा में शामिल भी होते रहे। बहुत बहुत स्वागत आलोक जी आपका भी और थैंक यू सो मच। मैं शुरुआत जरा आप ही से करूंगा, द्विवेदी जी कांग्रेस से। ये आप वाले जो प्रश्न जो 24 घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार से पूछकर जवाब लेने की कोशिश हो रही है और सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम का मुद्दा चला गया, यही सवाल जब पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर तो कहा जाता है कि ये अधूरी हसरतों का इल्जाम है, ये हम पर लगाना ठीक नहीं है, आप खुद से वफा नहीं कर सकते और इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि ईवीएम खराब है, सारी गड़बड़ी वहां से है, अपनी नाकामी को, खराब प्रदर्शन को आप छुपा नहीं सकते, ये जवाब मिलता है। शुरुआत जरा आप ही से हो जाए। आसिफ जी, बड़ा हमारे राजीव कुमार जी सीएससी जो है उनका जो बयान है बड़ा हास्यास्पद होता है हमेशा उनका, और बड़ा विवादास्पद भी होता है। एक तरफ वो जो शेर पढ़ते हैं वो नीचे से पढ़ के पढ़ते हैं, उनको शेर याद भी नहीं है, शायद उनको दिए जाते, और निर्जीव के वस्तु के अंदर उसका शेर पढ़ देते हैं, यानी ईवीएम कहती है, कमाल की बात कहती है, वफा बेवफा। अरे बेवफा तो आप हैं जनाब, आप जिस तरीके से नताइज को बदल देते हैं, जिस तरीके से पड़े हुए वोट एकदम से बढ़ जाते हैं, इस तरीके से ऐसा इलास्टिसिटी हो ईवीएम मशीन में, जो 5-6 बजे जो भी काउंटिंग का टाइम हो उसके बाद जो नताइज जो फॉर्म 7 में जितने संख्या आती है उसके बाद आपके वोट 2-2, 2.5, 3-3 लाख बढ़ जाते हैं। मैं आपको नांदेड़ लोकसभा का बताता हूं, अभी हुआ है महाराष्ट्र में, नांदेड़ लोकसभा में जितना वोट पड़ा टोटल लोकसभा में और विधानसभा में, आप अंतर देखिए, दोनों के बीच में 2.5 लाख का डिफरेंस है। आप ये क्या राजीव कुमार जी इस बात का जवाब देंगे कि जो वहां पे वोट डालने गए उन्होंने लोकसभा में वोट डाला नहीं डाला और विधानसभा में वोट था वो डाला, और 6 लगभग में जहां तक मुझे याद आ रहा है 6 विधानसभा उस नांदेड़ लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, उनके बीच में 2.5 लाख का डिफरेंस कैसे हो जाता है भाई? वोटर तो उसी ने वोट डाला होगा, मान लिया वो किसी और पार्टी को, वो कांग्रेस को नहीं दे रहा था, वहां पर चूंकि कांग्रेस लड़ रही थी, वहां पे बीजेपी लड़ रही थी, तो भाई जब बीजेपी को वोट दे रहा था, यहाँ पे वहां पे जो गठबंधन था भाजपा का उसको वोट दे रही थी 6 सीटों पे, तो भैया लोकसभा में बीजेपी को क्यों नहीं दे रही थी? फिर बीजेपी वहां पे क्यों हार गई और 6 की 6 विधानसभा सारी जीत गई? ये क्या साबित करता है? 2.5 लाख वोट कैसे बढ़ गया 6 विधानसभाओं में जो नांदेड़ लोकसभा के अंतर्गत आती है? क्या ऐसा संभव है? क्या कोई इसका कोई तर्क कोई दे सकता है? क्या उस बात का कोई जवाब है? सुप्रीम कोर्ट से मेरा द्विवेदी साहब, अगर आप ये तर्क मांगेंगे ना, अगर ये आप तर्क मांगेंगे, वीवीपैट तो करा लीजिए 100%। ठीक है द्विवेदी साहब, देखिए इसमें ये भी है ना कि सहूलत के हिसाब से फैसला नहीं होना चाहिए। फिर आप जिन राज्यों के अंदर चुनाव हुए वहां के नतीजे आपके फेवर में गए, वहां बिल्कुल चुप्पी साध ली जाती है, और मैं इसका बड़ा एविडेंस ये दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर हो या फिर इसके अलावा वो राज्य हों जिसमें झारखंड भी शामिल है, जहां पर
इंडिया गठबंधन या आपके सहयोगी दलों की तरफ से जीत दर्ज की गई, वहां पर बिल्कुल खामोशी। तो जहां शिकस्त होती है, जहां हार होती है, वहीं आप तर्क जो है वो वहां तर्क देना बंद कर देते हैं, लेकिन जहां पर जीत होती है वहां जरा सवाल या फिर लाइन बदल जाती है। ये खुला तजाद नहीं है क्या? अपने आप में ही तकरार वहीं पर पैदा हो जाता है कि या तो एक लाइन पर रहे, डिवाइडेड लाइंस फिर नहीं होनी चाहिए दो स्टेट्स के रिजल्ट्स को लेकर। आसिफ भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल मजा आपने बात कही है। उसका उत्तर जवाब मेरा ये है कि जब आप ऐसे राज्यों में 12 बजे तक जरा आप काउंटिंग देखा करिए, कहीं के भी राज्य की चुनाव देखिए, जब आपको लगता है कि डिफरेंस बहुत है और वहां पे सरकार बन रही है, तब देखिए क्या होता है। और जहां लगता है तशद्दुद है, बिल्कुल नजदीकी मामला है, और वहां पर फिर उसकी जो ईवीएम की गणना है वो आप देखिए तो रात तक क्यों चली जाती है, इतना क्यों बढ़ जाता है। वैसे जब जहां आपको फेवर में आना है वहां आप 2 बजे 3 बजे मैक्सिमम 5 बजे तक आप सारा रिजल्ट आउट कर देते हो। और फिर जहां पर जैसे हरियाणा के लिए देख लीजिए, आपने 12 बजे के बाद फिर चक्कर देखिए किस तरीके से रात को कब तक नताई जाए, और महाराष्ट्र में कितनी जल्दी आ गए। जब आपको कुछ लग रहा हो जैसे नताई जाने लगे, 12 बजे तक आपने होल्ड किया, जैसे ही लगा कि आप मार्जिन पे जा रहे हैं, आपने एकदम से फैसले करना शुरू कर दिया। और ये कैसे हो सकता है? फॉर्म 7 में कुछ संख्या आ रही हो, फॉर्म 7 आखिर क्या होता है? वही तो होता है ना, जो बूथ का एजेंट लेके निकलता है कि इस बूथ पर इतना वोट पड़ा, फिर वो शाम को कैसे बढ़ जाता है भाई, रात में कैसे बढ़ जाता है। और ये ईवीएम जो है 99% 10, 8, 7 दिन बाद जब भी फैसला आता है उस तब तक 99% कैसे चार्ज हो सकती है? मैं उस पर आऊंगा। कोई ईवीएम 99% ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपके सवालों का, आपके आरोपों का जवाब भी जरा बीजेपी से ले लें। डॉक्टर मलिक साहब, आप मुस्कुरा भी रहे थे और कुछ डेटा भी दिखा रहे थे। ये आज की बात नहीं है, मुझे जहां तक याद है ये 2015 मार्च और उसके बाद 2016 में भी ये मुद्दा उठा। 2017 आते आते डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाने की कोशिश हुई कि भैया सब कुछ ठीक है, चुनाव आयोग खुद इसमें इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ये संदेह दूर करने में आप नाकाम अभी तक हुए। 2024 भी खत्म हो रहा है, सवाल जो 2015-16 में था वो आज भी पूछा जा रहा है। तो हम उसमें नाकाम ही रहेंगे, क्योंकि आरोप हमारे ऊपर लगाते रहेंगे। और अशोक तिवारी जी यहाँ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नाते, तो अशोक तिवारी जी के लिए करहल और सीतामऊ में सब बढ़िया है, और जहां ये हारे हैं वहां सब खराब इन्हें नजर आएगा। वहां इन्हें एसएसपी भी खराब नजर आएगा, डीएम भी खराब नजर आएगा, उसके साथ साथ सीओ, एसएचओ, थानेदार सब खराब नजर आएंगे, पुलिस प्रशासन खराब नजर आएगा, ईवीएम खराब नजर आएगा, और उसके साथ साथ जहां हार जाते हैं वहां एजेंसियों के ऊपर भी आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं। इन्हें यदि सब कुछ बढ़िया नजर आएगा तो जम्मू कश्मीर में बढ़िया नजर आएगा। ये कोई सवाल नहीं खड़े करेंगे जम्मू कश्मीर की ईवीएम के विषय पर, ये झारखंड में ईवीएम के विषय पर कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जहां तक बात है महाराष्ट्र के चुनाव की, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है, जहां हार जाते हैं ये ईडी के ऊपर आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं, सीबीआई के ऊपर आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन से लेकर ईवीएम तक ये किसी को बख्शना एक प्रकार से पसंद नहीं करते हैं जहां हार जाते हैं, और जहां जीत जाते हैं वहां अपनी जीत एक प्रकार से बताने लगते हैं, अपनी जीत करार देने का काम करते हैं। और जहां तक विषय जनता का, ये जनता का अपमान कर रहे हैं, वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, और उसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से जनता कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र करेगी। जिस प्रकार से जनता के द्वारा इन्हें सजा देने का काम किया गया लोकसभा चुनाव के मध्य में, जब लोकसभा चुनाव थे तो किस प्रकार से कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त दिल्ली का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त पश्चिम बंगाल का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का किला भी ढह गया। तो वाचस्पति जी को डॉक्टर मलिक साहब वो तो ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ये था, बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया कि लाखों वोट कैसे अचानक से बढ़ गए, और वो भी लास्ट मोमेंट पर। उसका टेक्निकल ये सवाल है तमाम दलों का, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। आप दाएं बाएं जाने से बेहतर है ना सीधी लाइन पे आकर जवाब दे दें, उनको भी संतुष्ट कर दें। नहीं, देखिए जहां तक विषय है इनकी हार का, ये हार के बाद प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से लगाते हैं और लगाएंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव हुआ विधानसभा का, यहाँ इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो इन्होंने पुलिस के ऊपर आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया। हर जगह इन्होंने पुलिस के ऊपर आरोप लगाए, प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए। यहाँ ईवीएम का मुद्दा इन्हें नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार पर आरोप लगाने का कार्य किया। तो इनकी आदत बन चुकी है और ये किसी ना किसी चीज के ऊपर वो अपना इल्जाम चिपकाना चाहते हैं। इसलिए ठीक है द्विवेदी साहब, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। द्विवेदी साहब,
देखिएगा कि यहाँ पर अगर ऐसा नहीं था, पुलिस के प्रशासन का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो निर्वाचन आयोग ने 3 बल्कि 6 पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया था? और किस तरीके से मीडिया के न्यूज 24 के जो संवाददाता थे उसको किस तरीके से पुलिस ने भगाया था, और किस तरीके से एक दरोगा ने महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर तान ली थी और वोट नहीं डालने दिया गया था। जो 6 सस्पेंड हुए थे पुलिस अधिकारी, वो आप देख लीजिए, वो बाधित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये मेरा कहना है, मेरा कहना नहीं, ये आपके सामने साक्ष्य है। मीडिया को धमकाया था इन्होंने, और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? और मेरा जो मूल प्रश्न था अविरल जी उससे भाग गए। आखिर विधानसभा में 2.5 लाख नांदेड़ में क्यों वोट बढ़ गया, और लोकसभा में वही पर एक ही वोटर तो था ना, उसने 2.5 लाख वोट कम क्यों दे दिया लोकसभा को? 1547 वोट से हार गए भाजपा वहां पे। अरे भैया वो 2.5 लाख भी डाल देते ना, नांदेड़ जीत जाते। जब विधानसभा जीते तो मुझे माना जाता ना, जब आप विधानसभा जीत गए तो लोकसभा भी आप जीत गए। अरे भैया लोकसभा हम जीत गए, विधानसभा 6 आप जीत गए, ऐसा कैसे हो सकता है? 2.5 लाख का डिफरेंस हो गया, 2.5 लाख का लोकसभा में डिफरेंस हो गया एक जिले में। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्योंकि आपको राज्य चाहिए था, आपको मालूम था, और तो घटना। अरे कौन भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा करिए, जातिवाद के विषय पर चर्चा करिए, परिवारवाद के विषय पर चर्चा करिए, जिसको आप लोगों ने बढ़ावा दिया। आपने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, केवल कार्य करते रहे हैं, और जनता देख रही है, और जनता उसके अनुसार जवाब देती है। हर बार आपको जनता जवाब देती है। अरे वहाँ पे पीठासीन अधिकारी तो देता है ना, लोग हैं, उसमें जनता की लोग हैं ना। आपको अरे भैया पर भरोसा नताइज में फैसला अंतर क्यों आ जाता है? फैसला क्यों बदल जाता है? भरोसा है ना, प्रेस पर भरोसा है। आप बैंड एंकर्स की लिस्ट जारी कर देते हैं, एंकर्स का भी आप अपमान कर देते हैं, बैंड एंकर्स की लिस्ट जारी करके। साथ साथ आप जुडिशरी के ऊपर भी भरोसा नहीं जताते हैं, और उसके साथ साथ आपको उत्तर दे देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के विषय पर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट शब्दों में मैं दोबारा आपके पास इस आर्टिकल को भी आपको कम से कम पढ़ लेना चाहिए। ओके मलिक साहब, ठीक है, और द्विवेदी साहब, ठीक है, तिवारी साहब को भी जरा डिबेट में लाते हैं, और आलोक जी भी हमारे साथ हैं। तिवारी साहब, आपके नेता भी कहते हैं कि मैंने ईवीएम पर कभी ना भरोसा किया है ना मैं करूंगा, लेकिन आरोप यह है कि सिलेक्टिव अप्रोच है, जहां पर आपके फेवर में नतीजे जाते हैं वहां सब कुछ ठीक, जहां नहीं होता है वहां ईवीएम खराब हो जाती है। जम्मू देख लीजिए ना, जीत गए, कश्मीर में क्यों नहीं जीते? तिवारी जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा, उसके बाद आलोक जी के पास। जी देखिए सर, ये बात आप समाजवादी पार्टी के संदर्भ में नहीं कह सकते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 80 की 80 सीटें हम जीत जाएं। हम अपने दम पर ईवीएम के जरिए चुनाव जीत करके सरकार बना लें उत्तर प्रदेश में, फिर भी हम ईवीएम को बदलेंगे। हमने संकल्प लिया है कि ईवीएम को बदलने के लिए, कि ईवीएम पर भरोसा इसलिए नहीं है, एक टेक्निकल यंत्र है ईवीएम, और उस टेक्निकल यंत्र को कहीं से भी है कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी गड़बड़ी उसमें की जा सकती है। जब मतपत्र जो है गिने की बात आती है, गणना की बात आती है, हमारा चुनाव संपन्न होता है, तो जो फॉर्म 7 होता है, जो हमें जानकारी मिलती है कि हमको इतने मत पड़े, आज वो मत कैसे पड़ जाते हैं, क्या करिश्मा होता है कि वो मत अधिक हो जाते हैं। तमाम गड़बड़ियां देखी गई हैं ईवीएम के जरिए, जिन पर ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज तमाम अन्य लोकतांत्रिक देश, जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े लोकतंत्र हैं, वहां पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। ईवीएम से पर विश्वास करना असंभव है हमारे लिए। सर, इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस है समाजवादी पार्टी के पास? आगे चुनाव, इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस है समाजवादी पार्टी के पास? एविडेंस की जरूरत ही नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें मतपत्र से अधिकार सर, ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा ना। आप कल को पहले तो ये बताइएगा, शुक्रवार को आप भी सुप्रीम कोर्ट आप भी जा रहे हैं शुक्रवार को? जी बिल्कुल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। वहां तो एविडेंस मांगा जाएगा ना, वहां लोकतंत्र की आप दुहाई देंगे, फैसला तो उसी हिसाब से होना ना। कम से कम आपके पास शवाहिद हो, सबूत हो, कोई प्रमाण हो आपके पास, एविडेंस तो दिखाना पड़ेगा ना सर। 2017 में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उस वक्त भी आपके नेताओं ने कहा सब कुछ ठीक है। देखिए, लोकतंत्र की जन भावनाओं को रखेंगे वहां पर सबसे पहले। दूसरा चीज, हमें इस यंत्र पर भरोसा नहीं है। यांत्रिक कार्य जो है लोकतंत्र में उचित नहीं है। उचित में यंत्र को इस्तेमाल करना किसी भी ऐसे
यंत्र को इस्तेमाल करना जिस पर भरोसा न हो, जो कहीं से भी जिसमें गड़बड़ी की जा सकती है। ओके, ठीक ऐसी है। चीजों का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आलोक जी यही के हम पास रखेंगे चलें। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर विचार करेगा, इस पर अवश्य विचार करेगा और लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए वो अच्छा फैसला देगा। ठीक है, ठीक है। समय एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार मैं वापस लौटूंगा तो आलोक जी के पास भी चलेंगे, क्योंकि राजनीति जिस स्तर पर पहुंची है वहां पर एक्सेप्टेंस नाम का शब्द शायद खत्म हो गया है। सवाल का जवाब तलाशेंगे, ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहेगा, डिबेट कंटिन्यू है। ब्रेक के बाद ललकार में आपका एक बार फिर से स्वागत। आलोक जी के पास चलेंगे। मेहमान 4 हमारे साथ हैं, 3 का ओपिनियन आप तक पहुंचा, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी हम जिस स्तर को या जिस लेवल को मेंटेन करने की बात करते हैं उस पर भी जरा सवाल अगर पूछे जाएं। पॉलिटिकल ओपिनियन होना बहुत जरूरी है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन आलोक जी आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का क्या वाकई में एक बहुत बड़ा और ऐसा मुद्दा बन गया है जो शायद गले की फांस कुछ लोगों के लिए बनता है, या कुछ लोग ये जो सिलेक्टिव अप्रोच का बार बार प्रश्न उठाया जाता है ये आपकी नजर में सही है, या फिर खुलकर इस पर सिस्टम को, जिसमें इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर बड़ी जिम्मेदारी है, सामने आए, खुलकर जवाब दे, क्योंकि कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जहां पर अचानक से नंबर गेम ऊपर नीचे देखा गया है, मैनिपुलेट चीजें हुई हैं जो देखा गया टेक्निकली। इन सारी चीजों को मिलाकर अगर आप देखें तो वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन जाता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, या फिर यह परेशानी है कि किसी राज्य के अंदर, किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर राजनीति जिस हिसाब की होती है वो आकर खत्म यहां पर करने की कोशिश होती है, कुछ ऐसी बात नजर आती है। आलोक जी, आलोक जी तक आवाज पहुंच रही है? आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आलोक जी से संपर्क शायद कटा है, लेकिन मैं तब तक मलिक साहब से एक जवाब लूं। सवाल मैंने पूछा था कि कहा जा रहा कि नंबर्स मैनिपुलेट होते हैं, यही कारण है कहीं पर जाकर न्याय व्यवस्था पर सवाल ना उठे, वहीं से हमें न्याय की आज के समय में उम्मीद भी है। ये नंबर गेम जो ऊपर नीचे जाता है सर, इस पर जवाब तो किसी को देना पड़ेगा ना। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, सरकार आपकी है, लेकिन जब आपसे यही सवाल पूछा जाता है, आप कहीं उत्तर में कभी दक्षिण में चले जाते हैं, इन लोगों को, तमाम पार्टियों को संतुष्ट करना ये जिम्मेदारी भी आप ही की है। कहीं तो जवाब और अकाउंटेबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ तो देना पड़ेगा मलिक साहब। जी, वोटिंग परसेंटेज के ऊपर जो इनके द्वारा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए जा रहे थे वो भी बिल्कुल बेबुनियाद थे, क्योंकि जिस प्रकार से बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक वो मीडिया के समक्ष आ गया था कि किस तरीके से कुछ चैनल्स के द्वारा जो नंबर ऑफ सीट्स दिखाई जा रही थी कि इस सीट पर आगे है, इस सीट पर वो पीछे है, तो पहले दिखाया जा रहा था, जबकि इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो पुष्टि के पश्चात ही दिखाया जाता है, तथ्यों के आधार पर दिखाया जाता है, किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए, कंफर्मेशन के बाद दिखाया जाता है। तो इस चीज को इन्हें जान लेना चाहिए, लेकिन इन्हें कोई भी मुद्दा बनाना होता है, क्योंकि ये हारे हुए लोग हैं, ये बौखलाए हुए लोग हैं, जनता इनके साथ नहीं है, जनता इन्हें वोट नहीं दे रही है, गरीब इनके साथ कतई नहीं है, गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हम गरीबों के हित में कार्य करने वाले लोग हैं, पीड़ित शोषित वंचित के हित में कार्य करने वाले लोग हैं, किसानों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने वाले लोग हैं। ये किसान के मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, ये रोजगार बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, ये असल मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये डेवलपमेंट के इशू पर चर्चा नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मुद्दे पर मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं मलिक साहब, जो सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं, पूरा विपक्ष का पूरे तमाम जो एक साथ दल हैं, अलायंस से आपसे पूछ रहा है कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वीवीपैट वोटर वेरिफिकेशन सही हो। सवाल तो पूछेंगे, जब जवाब देने की बारी आती है आप इधर से उधर चले जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर्स हैं, बताए जाते हैं, और अगर ये नंबर्स गलत होते तो फिर एक जगह पर महाराष्ट्र के अंदर इनकार क्यों कर दिया जाता है इस बात से कि अब यहां पर हम चुनाव नहीं करवाएंगे, हम संतुष्ट नहीं है जिस हिसाब की प्रक्रिया यहां पर चली। वोटर्स 250 के आसपास थे, 550-600 वोट वहां से निकल जाते हैं। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय सुप्रीम कोर्ट जाने का और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने
करने का अधिकार सबको है। सुप्रीम कोर्ट ये जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से निरंतर इन्हें मुंहतोड़ जवाब देता आया है, इनकी वहां करारी हार हुई है कोर्ट में, वो भी सबको मालूम है। और कोर्ट के द्वारा स्पष्ट शब्दों में जिस तरीके से कहा गया वो भी मैंने इन्हें दिखाया, लेकिन उस विषय पर तिवारी जी भी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जहां ये जीत जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक हो जाती है, जहां हार जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो जाती है। ये इनकी रणनीति है, क्योंकि किसी मुद्दे पर ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक बात है असल मुद्दों की, असल मुद्दों पर, भ्रष्टाचार पर इनके पास कोई उत्तर नहीं है। इनके नेता भ्रष्ट नेता है, वो सबको मालूम है। 60 साल इन्होंने देश में राज किया है, वो सबको मालूम है। 60 साल तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया है। एफआईआर लगाए, जेल में होने चाहिए, बाहर क्यों घूम रहे हैं फिर? जी, धीरज साहू के विषय पर इन्हें उत्तर देना चाहिए, और उसके साथ साथ नेशनल हेराल्ड के विषय पर उत्तर देना चाहिए। आपातकाल ये लगाने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं कांग्रेस से जरा जवाब ले लूं, उसके बाद तिवारी साहब, द्विवेदी साहब जरा जवाब दीजिएगा। एक तो चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि जब हमने नंबर्स को फिक्स किया, जिस प्रश्न को आप बार बार उठा रहे हैं कि चीजें मिसमैच कर रही हैं, असल संदेह वहां से पैदा होता है। जबकि चुनाव आयोग हो या सरकार हो, जिन दोनों को मिलाकर आप कंपैरिजन करके जवाब लेना चाह रहे हैं, वहां से वो कह रहे हैं सब चीजें ठीक हैं। कल को यही जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर चला जाता है तो फिर वहां पर फिर से शायद ऐसा ना हो कि कल को केस आप हार जाएं। वहां से आगे क्या ऑप्शंस बचेंगे आपके पास? देखिए राष्ट्र जी, जो मूल प्रश्न आपने भी उठाए, मैंने भी कहा, पर जवाब नहीं आ रहा है कि आखिर बूथ में वोट कैसे बढ़ जाते हैं भाई। 5-6 बजे बाद आपके पास फॉर्म 7 से मिलान आखिर क्यों नहीं होता है। मैं दूसरी बात इसको थोड़ा सा और ले आके अलग बात करता हूँ कि यूएसए में पेपर ट्रेल के साथ उसको ईवीएम की काउंटिंग को माना जाता है। एक रास्ता है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी, और भाजपा सरकार चाहे तो जब वो जीत रहे हैं तो उनको डर क्या है, वो आकर ये कह दें वीवीपैट से आप इसकी गणना कीजिए, ठीक है ना। तो पेपर ट्रेल जो निकलेगा, पेपर ट्रेल से आप 5% क्यों गणना करते हैं भाई, और वो 5% तय कौन करता है? जिलाधिकारी तो करता है, इलेक्शन कमीशन ही तो तय करता है। ये 5 कौन से आप निकालेंगे? 5 ही क्यों निकाल रहे, 95 क्यों नहीं निकाल रहे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरा ख्याल से ऐसा फैसला करना चाहिए कि अब जो गिनती हो वीवीपैट। भाई साहब, वाचस्पति जी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे ईवीएम से। ईवीएम से नहीं बात कर रहे थे आप भ्रष्टाचार, अजीत पवार चक्की पीसिंग। नहीं, मनमोहन सिंह जी को जाकर समझाइए, ममता बनर्जी को जाकर समझाइए, भगवंत मान को जाकर समझाइए। ये लोग ईवीएम के माध्यम से चुने हुए लोग हैं, इनसे अपील करिए, भगवंत मान जी से अपील करिए इस्तीफा दें। ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लीजिए, अपील करिए कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। आतिशी मार्लिना को कहिए कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि ये ईवीएम के माध्यम से चुने हुए लोग हैं। अपने सांसदों से अपील करिए कि इस्तीफा दे दें। जितने सांसद आपके हैं, जितने आपके जनप्रतिनिधि हैं, जितने आपके विधायकगण हैं, जितने तमाम सारे लोग चुने हुए हैं ईवीएम के माध्यम से, सबसे आप अपील करिए इस्तीफे की, क्योंकि ये ईवीएम के माध्यम से चुने हुए लोग हैं। चाहते हैं भाई? नहीं, ये लोग ईवीएम के माध्यम से चुने हुए लोग हैं। प्रियंका गांधी सांसद बनी है, ईवीएम के माध्यम से बनी है, उनसे भी अपील कर लीजिए ईवीएम। नहीं, उनसे भी अपील कर लीजिए, ईवीएम के माध्यम से बनी है तो इस्तीफा दे दे। नहीं, इस्तीफे की अपील उनसे भी कर लीजिए, क्योंकि आप कहते हैं ईवीएम में घपला है, ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम गड़बड़ है। अगर ईवीएम गड़बड़ है तो मलाई क्यों खा रहे हैं सत्ता की? सुखविंदर सुखपुर जी से अपील करिए, इस्तीफा ले लीजिए। नहीं, कहिए, सुखविंदर सिंह सुखपुर जी से कहिए, इस्तीफे की मांग करिए। हम तो आपके साथ है, कहिए सुखविंदर सुखपुर जी से मांगिए इस्तीफा। सारी विपक्ष की सरकारों से इस्तीफा ले लीजिए। जितने इंडी गठबंधन के सांसद विधायक हैं, जितने मंत्री मुख्यमंत्री हैं, सबसे इस्तीफा ले लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हैं ईवीएम खराब है। अगर ईवीएम खराब है तो सत्ता में क्यों ईवीएम के माध्यम से आप बैठे हैं? हिमाचल प्रदेश की सत्ता आपको कैसे पसंद आ रही है ईवीएम के माध्यम से? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ने कैसे अपने को ऑफ कर लिया, अलग कर लिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर आपका भरोसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर आपका भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट पर आपका भरोसा नहीं है, आपका न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, आपका संसदीय प्रणाली पे भरोसा नहीं है, आपका चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपका ईवीएम पे भरोसा नहीं है, आपका ईडी पे भरोसा नहीं है, आपका प्रेस पे भरोसा नहीं है, आपका सीबीआई पे भरोसा नहीं है। आपका भरोसा है किस पर? किस पर भरोसा है आपका? आप भरोसा किस पर करेंगे? नहीं, ईवीएम की जहां तक बात है, आप चाहते हैं ईवीएम के माध्यम से ना हो और नहीं, मसल पावर का इस्तेमाल किया जाए।
नहीं, पोलिंग बूथ के ऊपर मसल पावर का इस्तेमाल हो, ये नहीं चलने दिया जाएगा। इस देश के लोकतंत्र में अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मसल पावर नहीं चलेगी। ठीक है, जरा तिवारी जी को भी स्क्रीन पे लेकर आइए। तिवारी जी का भी ओपिनियन बहुत जरूरी है। काफी वक्त से वेट कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं क्योंकि उनको पता है कुछ सवालों के जवाब उन्होंने भी नहीं दिए हैं। ठीक है तिवारी साहब, अगर महाराष्ट्र के अंदर आपके विधायक या आपके सहयोगी दलों के विधायक अभी तक नाराज थे और ये कह रहे थे कि हम शपथ नहीं लेंगे, और कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि प्रदर्शन करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं, सड़कों पर भी आएंगे। सवाल तो बीजेपी फिर ठीक पूछ रही है कि अगर इतना ही संदेह है, जिन जिन राज्यों के अंदर आप जीत कर आए, जरा वहां से भी इस्तीफा देना, पीछे हटे। वहां भी तो ईवीएम की इस पूरी प्रक्रिया का उपयोग करके आप वहां से जीत कर आए हैं। देखिए साहब, मैं इतनी देर से डिबेट शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहा हूं जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था अवेल मलिक जी से, एक गांव का उदाहरण दिया था, वहां पर वोट की बात कही थी और ये कहा था कि उस पर जवाब किया था, सवाल मांगा था इनसे, सवाल किया था, जवाब मांगा था इनसे। इन्होंने पूरा सवाल खा गए। 250 वोट की बात कही थी, 400-500 वोट की बात करी थी आपने, और वो पूरा सवाल ये खा गए। इन्होंने एक जवाब नहीं दिया उसका। आज ये संख्या जो है, संख्या जो आती है कि इतने वोट पड़े आखिर में, फिर बाद में वोट कैसे पड़ जाते हैं, कैसे ज्यादा वोट पड़ जाते हैं, 250 वोट 500 वोट कैसे पड़ जाते हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं है भाजपा के पास। सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार करेगा और सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा। आखिर मशीन ही तो है सर। आपने सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों पर भी सवाल अभी तक उठाए हैं। कल को फैसला आपके खिलाफ चला जाता है, आपके पक्ष में फैसला नहीं आता, फिर क्या होगा? सवाल का जवाब यह है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि 80 की 80 सीट जाए हम लोकसभा, हम पूरी विधानसभा में बहुमत ले आए, 2/3 से हम बहुमत ले आए, सरकार बना ले, फिर भी हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, कल किसी भी समय गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ये आपका एक स्टैंड है, लेकिन कल आपके खिलाफ फैसला चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला नहीं देता, सरकार की पूरी प्रक्रिया को, इलेक्शन कमीशन को वहां से क्लीन चिट मिलती है, फिर क्या करेंगे? फिर हम संघर्ष करेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे और फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, आम जन के पास जाएंगे, आम जन को इकट्ठा करेंगे और आम जन समर्थन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, पुनः जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा, हमें न्याय सर्वोच्च न्यायालय से इसी बार मिलेगा। मैं पूरा विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा, कभी अन्याय नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था सबको सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। सर्वोच्च न्यायालय की सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आप देश को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, हम जुडिशरी को मानने वाले लोग हैं, हम प्रेस का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम प्रेस को मजबूती प्रदान करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और उसके साथ-साथ जहां तक समाजवादी पार्टी का है, मस्जिद के नीचे मंदिर उड़ा जा रहा है। सवाल इस बात का है, अमन और चैन को बिगाड़ा जा रहा है। आज सर्वोच्च न्यायालय ही है जिस पर हमको भरोसा है, और सर्वोच्च न्यायालय सही निर्णय करता है, सही न्याय करता है, जिससे इस देश की एकता अखंडता आज कायम है। सही बात यह है, और सरकारी दो इस तरह की भाजपा की सरकार है, केंद्र में है, जहां प्रदेशों में है, जो कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है। आज शासन प्रशासन इस तरह से पुलिस के बल पर वोट पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मताधिकार छीना जाता है, मतपत्र जो है छीन करके डाल दिए जाते हैं। हालात ये है कि ईवीएम की मशीन से फर्जी वोटिंग कराई जाती है, फर्जी वोटिंग कराई गई है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में कुंदरकी में फर्जी वोटिंग के जरिए जीता है इन्होंने, सारे चुनाव ये फर्जी वोटिंग के जरिए जीतते हैं। पुलिस का बल प्रयोग करते हैं, डंडा प्रयोग करते हैं पुलिस का, पुलिस जो आईडी कार्ड चेक करती है, आईडी कार्ड छीन लेती है। ये क्या गुंडा राज है? उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है इस तरह देखा जाए तो। और सवाल इस बात का है, सर्वोच्च न्यायालय ही एक रास्ता है जो देश के संविधान को आपके पास पहुंच गई। ये आपका स्टैंड है, जनता समझ गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। डॉक्टर मलिक साहब, अशोक तिवारी जी और द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए, अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहरहाल बात अभी ये है कि अभी
आप कह सकते हैं कि जिस मुद्दे पर राजनीति 7 या 8 वर्षों से हो रही है, उस पर यहां से सियासत और गरमाएगी। उसका कारण यह है कि 24 घंटों के बाद एक याचिका दायर की जाएगी। विपक्ष के नेता ऐलान कर चुके हैं और ये बात अब सिर्फ ईवीएम तक नहीं सीमित रही। यहां से आगे लड़ाई जब गई है या जा रही है तो बात राज्यसभा, लोकसभा के अंदर और यहां तक कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन तक भी बात पहुंची। यानी तभी मैं कह रहा था कि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है तो वो शायद देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी पहुंच रही है और कोई किसी को मानने वाला, किसी को रेस्पेक्ट देने वाला नहीं है। एक भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, दूसरा भी जाएगा, वहां से जो फैसला होगा, जो निर्णय होगा, वो भी मानने के लिए कई लोग फिर तैयार नहीं होते। ऐसा हमने यहां पर देखा, इस तरह की राजनीति हो रही। लेकिन यहां उम्मीद है कि आने वाले समय में जिन जिन हिस्सों के अंदर जो जो नतीजे चुनावों के आते हैं वो उस हिसाब से कम एक्सेप्ट किए जाएं और जनता का जो मैंडेट होता है उसका कम से कम सम्मान होना चाहिए उन पार्टियों की तरफ से जिनको सबसे पहले ये लोग चुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।